अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 फोर्सेस का घुमाने का असर, इसके आखिरी टॉपिक जो कि इक्विलिब्रियम की हालतों से मुतालिक है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये जानेंगे कि इक्विलिब्रियम की कितनी हालतें होती हैं। इसको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की कितनी हालतें होती हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम की 3 हालतें होती हैं। कितनी हालतें होती हैं? 3। इक्विलिब्रियम की 3 हालतें होती हैं। अब वो कौन सी है स्टूडेंट्स? उसमें है एक क्याम पजीर, दूसरी गैर क्याम पजीर, और तीसरी है स्टूडेंट्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की ये 3 हालतें होती हैं स्टूडेंट्स, क्याम पजीर इक्विलिब्रियम, गैर क्याम पजीर इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इन तीनों हालतों को हम बारी बारी डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्याम पजीर इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो क्याम पजीर इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स ये होती है कि अगर आप किसी जिस्म को थोड़ा सा उठाकर छोड़ें और वो जिस्म दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन को हासिल कर ले, तो हम कहते हैं ये जिस्म क्याम पजीर इक्विलिब्रियम में है। अब स्टूडेंट्स, इसके लिए आप देखें, आपकी बुक पर एक मिसाल है जिसमें आपको एक बुक दिखाई गई है। अगर आप इस बुक को थोड़ा सा उठाकर, एक साइड से थोड़ा सा उठाकर छोड़ें, तो ये बुक वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो बुक है ये क्याम पजीर इक्विलिब्रियम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्याम पजीर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। कोई भी जिस्म क्याम पजीर इक्विलिब्रियम में कहलाता है कब? अगर इसे थोड़ा सा उठाकर छोड़ दिया जाए और वो अपनी पहली हालत में वापस आ जाए। देखा स्टूडेंट्स, आपने जैसे ही आपने उस बुक को थोड़ा सा उठाया और फिर छोड़ा, तो वो बुक अपनी पहली हालत में वापस आ गई। तो ये क्या है? ये क्याम पजीर इक्विलिब्रियम की एक मिसाल है। मैंने नीचे मिसाल लिख भी दी है, देखिए लिखा हुआ है, फर्ज करें मेज पर एक किताब पड़ी हुई है। जब किताब को थोड़ा सा उठाकर छोड़ा जाए तो वो अपनी पहली हालत में वापस आ जाती है। ये क्याम पजीर इक्विलिब्रियम की एक मिसाल है। और मैंने क्याम पजीर इक्विलिब्रियम के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके लिए लिखे हैं स्टूडेंट्स। उसमें ये पॉइंट मैंने आपके सामने जो लिखा है वो ये है कि जब कोई जिस्म क्याम पजीर इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पस्तरीन मुकाम पर होता है। कहाँ होता है? पस्तरीन मुकाम पर। यानी कि जी जो है वो कहाँ होता है स्टूडेंट्स? वो लोएस्ट पॉइंट पर होता है, पस्तरीन सबसे निचले मुकाम पर होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी बात मैंने लिखी है वो ये है कि कोई भी जिस्म इस वक्त तक इक्विलिब्रियम में रहता है जब तक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बुनियाद के अंदर रहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, इस बात को जरा एक डायग्राम की मदद से समझते हैं जो कि आपकी बुक ने भी बनाई है। फर्ज कर लेते हैं आपके पास एक ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है स्टूडेंट्स, ये। अब इस ब्लॉक का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी। इसके ऊपर मैं एक बिल्कुल अमूदी लाइन ऐसे ड्रा कर देता हूं। ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स ये वाली साइड है ये इसकी बुनियाद है, इसकी बेस है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसको थोड़ा सा उठाते हैं एक तरफ से, लेट्स सपोज यहां से आप इसको उठाते हैं, ऐसे टिल्ट करते हैं, आप जब इसको उठाएंगे तो क्या होगा? ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो इसकी बुनियाद में इस तरफ मूव करेगी। कैसे? मिसाल के तौर पर देखिएगा, आप इसको यहां से उठाते हैं तो ये जो है ये आ जाता है, मैं यहां से एक सीधी लाइन ड्रा कर देता हूं। ये जो है ये ब्लॉक
इस शेप में आ जाता है। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें, आपने इसको थोड़ा सा उठाया इस तरफ। अब यहां जो जी है, जी किधर है? ये जी बिल्कुल इसके सेंटर पर है। यहां से एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करें तो ये देखिए, ये सीधी लाइन है। ये देखें, ये लाइन जो है ये इसकी बेस के अंदर से गुजर रही है। अब अगर आप इसको छोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो ब्लॉक है ये वापस पहले वाली पोजीशन की तरफ आएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहां से उठाया हुआ आपने, जैसे आप इसको छोड़ेंगे ये ब्लॉक पहले वाली पोजीशन पर वापस आ जाएगा, यानी कि इस ए पोजीशन पर वापस आ जाएगा। लेकिन अब अगर एक काम करें आप, और वो काम ये करें कि इसको और ज्यादा टिल्ट कर दें, और ज्यादा आप इस तरफ उठा दें, तो फिर क्या होगा? फिर देखिएगा स्टूडेंट्स, फिर इसकी मैं शेप बनाने की कोशिश करता हूं आपके सामने। ये ब्लॉक है। अब इसका जी किधर है स्टूडेंट्स? इसका जी ये बिल्कुल सेंटर पर है, ये जी। अब लाइन देखें, ये बिल्कुल सीधी लाइन। अब ये देखें, बेस तो ये थी हमारे पास, ठीक है। अब ये लाइन बेस से बाहर निकल गई है, ये कॉर्नर था ना, इस बेस से इधर आ गई है। जब ये लाइन इस बेस से बाहर निकल जाए, बुनियाद से बाहर निकल जाए, अब ये ब्लॉक जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरफ वापस पहली पोजीशन में नहीं आएगा, बल्कि ये इधर गिर जाएगा, ये नई पोजीशन में आ जाएगा। अब ये क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम में किसी जिस्म के रहने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी लाइन जो है वो बेस के अंदर से गुजरे। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, कोई भी जिस्म इस वक्त तक इक्विलिब्रियम में रहता है जब तक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बुनियाद के अंदर रहता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुनियाद से बाहर निकला तो ये वो वाला जो जिस्म है वो अपनी इक्विलिब्रियम की हालत को खो देगा, वो नई हालत में आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं। और इसके बाद ये जो अभी हमने बात की है, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का उसकी बुनियाद के अंदर रहने वाला जो पॉइंट है, और दूसरा ये जो मैंने पहले आपके सामने पॉइंट जो शेयर किया था कि जी जो है वो पस्तरीन मुकाम पर होता है। इसका फ़ायदा क्या है स्टूडेंट्स? आपको पता है गाड़ियां जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, और गाड़ियों को बनाते वक्त हम चाहते हैं कि गाड़ियां स्टेबल रहें। गाड़ी का जब मोड़ काटें तो स्टूडेंट्स वो गाड़ी गिर ना जाए, उलट ना जाए। तो गाड़ियों को उलटने से बचाने के लिए हम फिर क्या काम करते हैं? उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है गाड़ियों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो गाड़ियों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या काम है? देखिएगा, गाड़ियों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुमकिन हद तक नीचे रखने के लिए इनके निचले हिस्से भारी रखे जाते हैं। सवाल ये भी आता है कि गाड़ियों के निचले हिस्से भारी क्यों रखे जाते हैं? तो उसका जवाब आपको मिल गया कि गाड़ियों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुमकिन हद तक नीचे रखने के लिए, क्योंकि जहां मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं होगा। ठीक है, तो गाड़ियों का जो निचला हिस्सा है वो हम भारी रखते हैं, इसलिए भारी रखते हैं ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मुमकिन हद तक नीचे आ जाए और जो गाड़ी है वो क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है जी। और दूसरी बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नीचे होना। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे क्यों रखते हैं, इसकी भी वजह होनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नीचे होना तवाज़न की वजह होता है। गाड़ी मुतवाज़न रहती है, गाड़ी बैलेंस रहती है। ठीक है, गाड़ियों की बुनियाद का फैलाव बड़ा रखा जाता है। एक और बात, जो गाड़ियां बनाते हैं हम, उसकी जो बेस होती है, बुनियाद होती है, उनका फैलाव बड़ा रखते हैं। उसकी क्या वजह है? ताकि मोड़ काटते हुए इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली अमूदी लाइन इसकी बुनियाद से बाहर ना निकल सके। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके सामने डायग्राम में दिखाया कि अगर ये अमूदी लाइन बुनियाद से बाहर निकल गई तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक अपनी पहली हालत में वापस नहीं आ सकेगा। तो ऐसे ही गाड़ी जब मोड़ काटते हैं तो हो सकता है एक तरफ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उससे जो मुदी लाइन है वो थोड़ी सी बाहर जाने की कोशिश करे, लेकिन जब हमने उसकी बुनियाद को भारी बनाया होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, तो उसके बाहर निकलने का, बुनियाद से बाहर निकलने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा और गाड़ी के उलटने का खतरा भी कम हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम के हवाले से सारा ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम क्या होती है, इसकी मिसाल क्या है और
इसमें जो अहम बातें हैं वो क्या है और इसका फायदा भी हमने जान लिया कि क्या है। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो इक्विलिब्रियम है उसकी दूसरी हालत को डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम की दूसरी हालत क्या है? इक्विलिब्रियम की दूसरी हालत को हम कहते हैं गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम। ये थी स्टूडेंट्स क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम। अब गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम क्या होती है? गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैं आपसे एक मिसाल शेयर करता हूं। फर्ज कर लेते हैं आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है, ये एक पेंसिल है। आप इस पेंसिल को स्टूडेंट्स इसकी टिप पर, ठीक है, ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करें, मतवाजन करने की कोशिश करें। आप इसको ऐसे रख के जैसे छोड़ेंगे ना आप, ये पेंसिल क्या करेगी? ये पेंसिल एक तरफ गिर जाएगी, उलट जाएगी, ठीक है। तो आप इसको मतवाजन नहीं कर सकते। एक वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही छोटे लम्हे के लिए क्या रुकेगी और ये एक तरफ लुढ़क जाएगी, गिर जाएगी। अब ये जो इक्विलिब्रियम की हालत है इसको हम कहते हैं गैर क्याम्पजीर। ये क्याम्पजीर नहीं रह सकती, ये ज्यादा देर नहीं रह सकती। यहां देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। अगर कोई जिस्म इंतहाई मामूली सा टेढ़ा करके छोड़ने पर अपनी पहली पोजीशन में वापस नहीं आता तो ये गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम में कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम की जो मिसाल है वो मैंने आपको बता भी दी और यहां मैंने लिखी भी आपके लिए। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि एक पेंसिल को इसकी नोक पर खड़ा करने की कोशिश करें। जब भी आप इसको छोड़ेंगे ये अपनी नोक पर उलटकर गिर जाएगी, ठीक है। और ऐसी इक्विलिब्रियम को गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम कहते हैं। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स कि आपने जैसे इसको छोड़ा ये फौरन ही उलट गई, ठीक है। तो ये गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम की एक हालत है। और इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है स्टूडेंट्स वो बुलंद तरीन मुकाम पर होता है, ये आपने याद रखना है। मैं यहां एक बात लिख देता हूं, जी बुलंद तरीन मुकाम पर होता है। ये बड़ी अहम बात है। उसमें हमने देखा क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम ने ये देखा कि जो जी है यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पस्त तरीन मुकाम पर होता है। और गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो जी है वो बुलंद तरीन मुकाम पर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। और इसके बाद जो तीसरी हालत है इक्विलिब्रियम की वो है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होती है इसको भी जरा देख लेते हैं। इसको समझने के लिए आप यूं समझे स्टूडेंट्स, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ये कोई बॉल है। आप इस बॉल को थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद आप इसको छोड़ देते हैं। ये बॉल क्या करेगा? ये थोड़ा सा घूम के एक नई पोजीशन पर आ जाएगा। ये यहां पर आ गया, ठीक है, यहां आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो इसकी नई हालत है ये इसी में रहेगा, ठीक है। ये जो गेंद है ये अपनी इसी हालत में, आपने इसको एक तरफ से थोड़ा सा धक्का लगा के छोड़ दिया और ये नई पोजीशन में आ गई, ये गेंद इसी हालत में रहेगी। अब ऐसे इक्विलिब्रियम को जिसमें किसी जिस्म को थोड़ा सा धक्का लगाकर या फोर्स लगाकर, ठीक है, या हम इसके लिए हिलाने पर यानी कि अपनी पहली वाली पोजीशन से हिलाने पर उसको छोड़ दिया जाए और वो दोबारा अपनी नई पोजीशन पर आकर ठहर जाए, इसको हम कहते हैं ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है स्टूडेंट्स, अगर कोई जिस्म अपनी पहली पोजीशन से हिलाने पर नई पोजीशन पर जाकर ठहर जाता है तो यह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत में कहलाता है। और स्टूडेंट्स अब इसकी मिसाल भी मैंने लिख दी नीचे। जमीन की उफकी सतह पर पड़ी हुई गेंद न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की मिसाल है। यहां भी क्यों ना हम जी की बात कर लें कि जी की यहां क्या सिचुएशन होती है। इसमें हमने देखा जी पस्तरीन मुकाम पर होता है यानी कि क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम में। गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम में हमने ये देखा कि जी बुलंदतरीन मुकाम पर होता है। अब जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है स्टूडेंट्स, यहां पर जी किधर होता है? यहां पर जी की जो बुलंदी है ना तो वो बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है,
इसकी बुलंदी हमेशा एक ही रहती है। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूं, जी हमेशा एक ही बुलंदी पर रहता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम पॉइंट है कि जी हमेशा एक ही बुलंदी पर रहता है और ये अपनी बुलंदी को तब्दील नहीं करता। अब इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है हमारा, वो है स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मुकाम। इसको समझने के लिए हम ज़रा ये रेज कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं कि स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। आखिरी टॉपिक जो है स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन या मुकाम भी आप कह सकते हैं। इस टॉपिक में आपको कुछ मिसालों से सेंटर ऑफ मास की अहमियत के बारे में बताया गया है कि किसी जिस्म का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसको मुतवाज़न करने में कितना किरदार अदा करता है। तो स्टूडेंट्स, किसी जिस्म का जो सेंटर ऑफ मास है वो उस जिस्म को मुतवाज़न करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। यहाँ मैंने बात लिखी भी है कि किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास उसके मुतवाज़न होने में एक अहम किरदार अदा करता है। अब स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास को जितना नीचे रखा जाए उतना ही वो जिस्म मुतवाज़न होगा। मिसाल के तौर पर आप रेसिंग कारों को देखते हैं स्टूडेंट्स, रेसिंग कारें नीचे से बहुत भारी बनाई जाती हैं और उनकी जो हाइट है यानी कि बुलंदी है वो कम से कम रखी जाती है। ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनका सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाए और वो रेसिंग कारें क्या हो जाएं, वो स्टेबल हो जाएं, वो मुतवाज़न हो जाएं स्टूडेंट्स। और इसके अलावा हम चंद एक और मिसालें देखते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास नीचे करने से हमें ये पता चलेगा कि वो जो जिस्म है वो कितना स्टेबल हो जाता है और आप उसको जब उसकी असल पोजीशन से हिलाकर छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक तो मिसाल मैंने आपको रेसिंग कारों वाली दी और कुछ मिसालें मैंने आपके सामने लिखी भी हैं। जैसे पहली मिसाल देखिएगा, मैंने आपके सामने लिखा है, सर्कस में रस्से पर चलने वाला फनकार एक लंबे रॉड की मदद से अपने सेंटर ऑफ मास को नीचे लाता है। तो स्टूडेंट्स, आप में से अगर किसी ने सर्कस देखी है तो वहां पर एक शख्स रस्से पर चलता है और रस्से पर चलने के लिए वो अपने हाथ में एक रॉड पकड़ता है और उस रॉड की मदद से वो अपना सेंटर ऑफ मास नीचे ले आता है और इस तरह से वो स्टेबल हो जाता है और उसके लिए उस रस्से पर चलना आसान हो जाता है। और दूसरी मैंने मिसाल आपके सामने लिखी है, शक्ल में कार पर कांटे लगाकर सुई की नोक पर कार को इक्विलिब्रियम में रखा गया है। कांटे सेंटर ऑफ मास को नीचे ले आते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे एक डायग्राम बनी हुई है। इस शक्ल में स्टूडेंट्स कार को दो कांटे लगाए हैं और उसके सेंटर से एक सुई गुजारी है, ठीक है, जो कपड़े सीने वाली सुई होती है आमतौर पर, और इस तरह से उसको मतवाजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। असल में वो जो कांटे आपने लगाए हैं ना, इन कांटों ने क्या काम किया है? इन कांटों ने उनका सेंटर ऑफ मास नीचे कर दिया है और इससे वो मुतवाजन हो गया। अब वो सुई की नोक पर इक्विलिब्रियम में है। अब इसके अलावा मैंने जो मिसाल लिखी है आपके सामने वो है, शक्ल में टहनी पर बैठे हुए तोते की दुम वजनी बनाई गई है। आप स्टूडेंट्स अपनी बुक पर देख सकते हैं कि एक तोता आपको एक टहनी पर बैठा हुआ नजर आ रहा होगा और उसकी दुम काफी लंबी है। स्टूडेंट्स, ये तोता जो है ये वहां स्टेबल है, बैठा हुआ है। अब ये खिलौना तोता है, ठीक है। अब ये कैसे मुतवाज़न है, ये कैसे इक्विलिब्रियम में? असल में इसकी जो दुम है ना वो बारीक बनाई जाती है। जब ये दुम भारी कर देते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाता है और इस तरह से ये जो तोता है ये मुतवाज़न हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और आखिरी मिसाल जो आपके सामने मैंने लिखी है वो भी है कि शक्ल में एक खिलौना दिखाया गया है जो टेढ़ा करने पर खुद ब खुद सीधा हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपको एक खिलौना एक ओवल शेप में अंडे की तरह का खिलौना दिखाया गया है। इस खिलौने की जो बेस है, बुनियाद है, उसको भारी किया गया है, ठीक है। अब
इसके नीचे वाले हिस्से को भारी करने का क्या फायदा हुआ? इसके नीचे वाले हिस्से को भारी करने का फायदा ये हुआ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे आ गया, और जैसे ही आप इसको टेढ़ा करते हैं सेंटर ऑफ मास बुलंद हो जाता है, लेकिन चूंकि हर जिस्म स्टेबल होना चाहता है तो ये वापस फिर क्या करता है, स्टेबल होने के लिए इसका सेंटर ऑफ मास फिर दोबारा नीचे आता है जैसे आप इसको छोड़ते हैं, और ये पहले वाली पोजीशन में दोबारा आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई बेलना देख लें, आप किसी अंडे को देख लें, अंडा भी आप उसको थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सी उसको धक्का लगा के छोड़ दें, तो फिर वो क्या करेगा, आप उसको जैसे ही हिलाकर छोड़ेंगे वो एक नई पोजीशन में आ जाएगा और वो स्टेबल पोजीशन होगी उसकी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के हवाले से एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की हालतों को आज हमने डिस्कस किया और हमने ये जाना कि इक्विलिब्रियम की 3 हालतें होती हैं, क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम, गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा हमने स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को भी डिस्कस किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।